सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सर, ऐसे करते करते हमारा लेक्चर नंबर 15 आ गया और हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। तो सैलरी जो लोग कमाते हैं उसकी टैक्सेशन कैसे होती है वो हम पढ़ रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको लेक्चर नंबर 14 यानी जो पिछला लेक्चर है वो फटाफट से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप ढंग से रिवाइज नहीं करते। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे सर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 है हमारा, इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। मैंने सबसे पहले आपको कराया था, इसके अंदर अलाउंसेस की बात करी थी कि सर देखिए, अलाउंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एम्प्लॉयर जो है, बॉस जो है, वो ये कहता है अपने एम्प्लॉय को कि तुम जो सैलरी ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसके लिए मैं तुम्हें अलग से पेमेंट करूंगा। यानी कि ये पेमेंट बेसिक सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, अलग से उसको पेमेंट करी जाती है। तो उनको हम कहते हैं अलाउंसेस। क्या कहते हैं सर? अलाउंसेस। तो अलाउंसेस कुछ भी नहीं होता सर, अलाउंसेस सिंपल एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि 3 टाइप के, मेनली 4 टाइप के अलाउंसेस आपको इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको वो अलाउंसेस पढ़ने हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है अंडर बोथ स्कीम। हमें पता है कि सर देखिए, एम्प्लॉय वाला यानी इंडिविजुअल के लिए क्या ऑप्शन है सर? इंडिविजुअल के लिए ऑप्शन है कि वो ओल्ड रिजाइम में जा सकता है या न्यू रिजाइम में। हमें पता है सर कि न्यू रिजाइम में लगभग सारे के सारे अलाउंसेस टैक्सेबल हैं। 99% ऑफ द अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर द न्यू रिजाइम। न्यू रिजाइम में कुछ ही अलाउंसेस हैं जो एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे के सारे टैक्सेबल हैं। क्लियर है? तो सर हमें पढ़ने क्या है सर? हमें यह पढ़ना है कि कौन कौन से अलाउंसेस ओल्ड रिजाइम में पूरी की तरह और न्यू रिजाइम में भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो न्यू रिजाइम में तो देखो ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है। न्यू रिजाइम में तो बस गिने चुने 3-4 जो हैं वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे के सारे टैक्सेबल हैं। तो न्यू रिजाइम में याद करना तो इजी है कि भैया ये 4-5 याद कर लो जो एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे आंख बंद करके टैक्स लगा दो। लेकिन सर अगर वो पर्सन की डिडक्शन ज्यादा है, समझिए, अगर उस पर्सन की डिडक्शन ज्यादा है, इंडिविजुअल की डिडक्शन ज्यादा है, तो हम उसको ओल्ड रिजाइम में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाता है। तो अलाउंसेस पढ़ने पड़ेंगे वो जो कि सारे के सारे टैक्सेबल हैं अंडर द बोथ स्कीम, दोनों ही स्कीम में पूरी तरीके से टैक्सेबल है। दूसरा सबसे मेन तो ये वाला है कि भैया वो अलाउंसेस जो कि टैक्सेबल है कहां पे? न्यू रिजाइम में। तो न्यू रिजाइम में तो लगभग सारे टैक्सेबल हैं, लेकिन दिक्कत यह है सर, ओल्ड रिजाइम में ये पार्टली टैक्सेबल है, यानी कुछ पार्ट टैक्स होता है, कुछ पार्ट नहीं होता। तो ये हमें मेनली पढ़ने होते हैं। उसके साथ साथ तीसरा नंबर था कि जो पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर अंडर ओल्ड रिजाइम। तो कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो 100% एग्जेम्प्ट हैं अंडर ओल्ड रिजाइम। और फिर फाइनली आता है सर कुछ ऐसे अलाउंसेस जो कि फुल्ली यानी कि पूरी तरह एग्जेम्प्ट है अंडर न्यू रिजाइम। तो न्यू रिजाइम में कुछ ही एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे टैक्सेबल हैं। तो अब क्या है समझिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो अलाउंसेस, पॉइंट नंबर ए हमने लिखा, वो अलाउंसेस जो कि पूरी तरीके से टैक्सेबल हैं, चाहे ओल्ड रिजाइम में जाओ या न्यू रिजाइम में जाओ। इसमें सबसे पहले आता है सर हमारा डियरनेस अलाउंस। होपफुली आपने पढ़ा होगा डियरनेस अलाउंस किस लिए दिए जाता है? इन्फ्लेशन की कॉस्ट को कवर करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है कि जब वो अपनी स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में आता है, वहां पे वो रहेगा, किराया देगा, खाने की चीजें महंगी होंगी, तो उसको अलग से पैसे दिए जाते हैं फॉर द एक्सपेंसेस इन लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 था एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि इंपॉर्टेंट था। अब मैंने कहा था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस पार्टली, कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट है, लेकिन किन के लिए? वो एग्जेम्प्ट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए। तो जब भी आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा, आपको सबसे पहले देखना है कि एम्प्लॉय कौन सा है, क्या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर का है। अब प्राइवेट सेक्टर में याद रखना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी भी आती है, लेकिन जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, वैट का डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, या फिर और कोई भी जो स्टेट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो जो इंप्लॉइज होते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन है। कितनी एग्जेम्पशन है सर जी? एग्जेम्पशन है 20% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए।
कम ऑन, क्या अमाउंट है? 20% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, या फिर 5,000 रुपए साल के, ये मैक्सिमम लिमिट है 5,000 रुपए साल के, या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ द अलाउंस विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से कम होगा उतने की डिडक्शन उसको मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी टैक्स हो जाएगा। और अगर दूसरा इंप्लॉय है, यानी कि सर प्राइवेट सेक्टर का इंप्लॉय है या पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का इंप्लॉय है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इंप्लॉय है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस आंखें बंद करके पूरा का पूरा टैक्स लगा दो। फिर मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए होता है सर? ये होता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए। मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अब आपको देखना है कि इंप्लॉय कौन सा है आपका, क्या वो इंप्लॉय हैंडीकैप है, क्या वो इंप्लॉय हैंडीकैप है या फिर हैंडीकैप नहीं है। अगर वो इंप्लॉय हैंडीकैप है, अगर वो इंप्लॉय हैंडीकैप है, हैंडीकैप की डेफिनेशन में आएगा सर अंधा, ब्लाइंड, डीफ, डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप अगर वो है, तो उसके केस में 3,200 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन है। कम ऑन, कितने की एग्जेम्पशन है सर? 3,200 रुपए की एग्जेम्पशन उसको अलाउड है। अब एक बात समझिए, अगर ये इंप्लॉय जो है, अगर ये इंप्लॉय जो है एबल्ड पर्सन है, यानी कि इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए इसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा दोस्तों? टैक्सेबल हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ओवर टाइम अलाउंस की, भैया एक्स्ट्रा काम करने के लिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस की मेडिकल के खर्चे पूरे करने के लिए, चाहे एक्चुअल में हो या ना हो हमें नहीं पता। ये जो अलाउंसेस इसको मिल रहे हैं ये पूरी की पूरी टैक्सेबल है। इंटेरिम अलाउंस अगर है, यानी कि जॉब छोड़ रहा है उसके बीच में कोई अलाउंस उसको मिल रहा है, तो इंटेरिम अलाउंस होता है। सर्वेंट अलाउंस उसको मिल रहा है, याद रखना, एक हेल्पर अलाउंस था, एक सर्वेंट अलाउंस है, ये सर्वेंट अलाउंस है। तो सर्वेंट वाला याद रखना, सर्वेंट अलाउंस जो मिलता है ना वो उसको उसके घर के लिए मिलता है, सर्वेंट उसके घर के लिए काम करेगा। प्रोजेक्ट अलाउंस मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया है उस पर उसको काम करना है, उसके लिए अलग से पैसे दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट अलाउंस। टिफिन, लंच, डिनर अलाउंस उसको मिल रहा है, फुली टैक्सेबल है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो दिया जाता है गवर्नमेंट डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशन को कि आप हमारे यहीं पे काम करिए और कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस ना करिए। तो ये जो अलाउंसेस मिलते हैं क्या होते हैं सर? सारे के सारे आंख बंद करके टैक्स कर दोगे, चाहे ओल्ड रिजाइम हो या न्यू रिजाइम हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। उसके बाद आते हैं सर वो अलाउंसेस, उसके बाद आते हैं वो अलाउंसेस। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 है कोई भी ऐसा अलाउंसेस जो कि बेनिफिट के लिए है, किसके? एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 20 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर वो वाले अलाउंसेस जो कि न्यू रिजाइम में तो पूरे टैक्सेबल है, न्यू रिजाइम में तो आपको सारे टैक्स करने ही करने हैं, लेकिन ओल्ड रिजाइम में सर कुछ ही पार्ट इसका टैक्स होगा और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। कम ऑन, कुछ पार्ट टैक्स होगा और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझिए जरा कि एक ऐसा अलाउंस मैंने आपको कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम था हाउस रेंट अलाउंस, HRA। तो HRA किस लिए दिया जाता है सर? ये दिया जाता है कि अगर इंप्लॉई किराए के मकान में रहता है और किराया पे कर रहा है, समझिए सर, किराए के मकान में रहेगा तो किराया तो पे करेगा ही ना। हाँ, किराए के मकान में रह रहा है, किराया पे कर रहा है, किराया क्या कर रहा है सर? पे कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा सर? हम उसको, गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन देती है, तो उसको जो भी अलाउंस मिलता है इन द नेम ऑफ HRA या और द नेम ऑफ द HRA, हाउस रेंट अलाउंस अगर उसको मिलता है तो उसकी एग्जेम्पशन दे रखी है सेक्शन 10(13)A में। किस में दे रखी है? 10(13)A के अंदर। ठीक है। अब ये एग्जेम्पशन कितनी है सर? एग्जेम्पशन जो होगी सबसे पहले तो आपको इंप्लॉय को दो हिस्से में बांटना पड़ेगा सर। एक वो इंप्लॉय जो कहां रहता है सर? मेट्रो सिटीज में रहता है। कम ऑन, कहां रहता है? मेट्रो सिटी। सर मेट्रो सिटी कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और दूसरा इंप्लॉय जो रहता है सर नॉन मेट्रो सिटी में, नॉन मेट्रो सिटी में। अब मुझे बताइए, मैंने आपको कहा था याद करके आना, इसकी एग्जेम्पशन कितनी होती है HRA की? तीन चीजें हैं, तीनों में से जो भी लो होगा, तीन चीजें हैं, तीन वैल्यूज हैं, तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट है। पहले बात करते हैं मेट्रो सिटी वाले के लिए। मेट्रो सिटी वाले के लिए सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना पैसा आपको HRA का मिला है, क्या जितना पैसा HRA का मिला है, एक तो वो अमाउंट। दूसरा जो सबसे मेन है, रेंट पेड, जितना आपने रेंट पेड करा है माइनस कर देंगे 10% ऑफ ARB सैलरी। सर ये ARB सैलरी क्या था? आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, जिसमें क्या आता था सर? ARB सैलरी में आता था बेसिक पे प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट। क्वेश्चन में लिखा होगा कि DA मिल रहा है 2,000 का, लेकिन 10% फॉर्मिंग है, तो फॉर्मिंग पार्ट 10% कितना हुआ? 2,000 का, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। तो याद रखना ARB सैलरी के लिए आपको क्या लेना है सर? बेसिक पे पूरी लेनी है और DA का फॉर्मिंग पार्ट लेना है।
ठीक है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तीसरी वैल्यू है सर 50% ऑफ एआरबी सैलरी। कम ऑन, 50% ऑफ द एआरबी सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। ये हमेशा किसके लिए होगा सर? रिलेवेंट पीरियड के लिए। ठीक है। इन तीनों में से जो भी लो होगा, इन तीनों में से जो भी लो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो इसके लिए भी वही वैल्यू है, एक्चुअल एचआरए रिसीव। सेकंड में भी सेम है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी। लेकिन सर यहां डिफरेंस आ जाएगा, जो यहां पे 50% था वो यहां कितना हो जाएगा सर? 40% ऑफ एआरबी सैलरी। 40% ऑफ एआरबी सैलरी, इन तीनों में से जो भी लो होगा उतने का उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी कराया था, एक क्वेश्चन नंबर 1 था ये, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था। और उसके बाद मैंने आपको कराया था स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस में क्या था सर? स्पेशल अलाउंसेस में वो अलाउंसेस होते हैं जो इसकी जॉब के लिए दिए जाते हैं। कम ऑन, किस लिए दिए जाते हैं? इसकी जॉब परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। तो अगर ये अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए उस खर्चे को कर रहा है, अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए खर्चे को कर रहा है, तो जितना खर्चा कर देगा उतना तो खर्च हो गया। जितना खर्चा कर रहा है उतना तो खर्च हो गया। उसमें से कुछ बचा लेगा, उसमें से कुछ बचा लेगा तो क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। जैसे कि हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस इसको किस चीज के लिए मिलता है? इसकी जॉब के लिए मिलता है, कि भाई इसने अपने लिए एक हेल्पर रखा हुआ है जॉब के लिए, जो इसके लिए चाय वाय बनाता है, इसको फ्रूट फ्रूट्स काट के देता है, खाना गर्म कर देता है, फाइल ले आता है, सामान पहुंचा देता है। जर्नली इसके ऑफिस का काम करता है, प्रैक्टिकली तो घर का काम भी कर देता है। तो अब अगर इसको तनख्वाह दे रहा है कौन? इंप्लॉयर दे रहा है। कौन दे रहा है सर? इंप्लॉयर दे रहा है। एक्चुअली इंप्लॉयर जो है ना, इंप्लॉय को पैसे देगा कि देखो भाई मुझे नहीं पता, तुम्हें बंदा रखना है जो मर्जी रखो, मेरे से 10,000 रुपए महीना ले लो। अब अगर ये कोई पर्सन रख लेता है अपने हेल्पर के लिए जिसको ये 8,000 रुपए दे रहा है महीने के, कम ऑन, कितने दे रहा है सर? 8,000 रुपए दे रहा है महीने के। 10,000 इंप्लॉयर से ले रहा है, 8,000 इसको दे रहा है, कितने बच गए? 2,000 रुपए महीने के बच गए। तो जितने बचा लोगे सर जी हम टैक्स लगा देंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद रिसर्च अलाउंस, यानी उसको अपनी जॉब में रिसर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं, जितने पैसे बचा लोगे टैक्स कर देंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जनरली उन लोगों को दिया जाता है जहां पे यूनिफॉर्म अलाउड या फिर मैंडेटरी होती है, जैसे कि डिफेंस में होती है, जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी होती है, आपने देखा होगा वहां पे यूनिफॉर्म दी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का, जैसे कि उसमें लैब्स में भी जो डॉक्टर काम करते हैं, कोट होता है उनका, तो उसको भी उनको यूनिफॉर्म होती है उनकी, उनको साफ साफ करके रखना पड़ता है। उसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं सर। तो जितने खर्चा आपने करा वो तो माइनस हो जाएगा, जो पैसा बचा लोगे वो टैक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने सीधी बात कही थी मैंने आपसे, भैया जितना खर्चा करा वो ले लो, आपने जितने आपको मिले पैसे वो ले लो, जितना खर्चा करा आपने वो ले लो, और इसको माइनस कर दो। ये वैल्यू पॉजिटिव आई, ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो टैक्स कर देंगे। उसके बाद मेरे साथ दोस्तों एक बात समझिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने मजाक बना रखा है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई कितना एग्जामिशन अलाउड होगा? सिर्फ 100 रुपए महीने का, 100 रुपए महीने का, और वो भी कितने बच्चे के लिए? एक बच्चे के लिए 100 रुपए। तो मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगा सर? मैक्सिमम मिलेगा ये 2 बच्चों के लिए। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर उसमें एक बच्चा है तो एक के लिए ही माइनस होगा, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए मिलेगा, अगर 3 बच्चे हैं तो भी 2 के लिए ही मिलेगा, 4 बच्चे हैं तो भी 2 के लिए ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है 2 बच्चे मीठी खीर, और तीसरा आपको पता ही है। तो सर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? मैंने आपको कराया था कि जैसे लेट सपोज उसका एम्प्लॉयर उसको कह रहा है बच्चे पढ़ा लो अपने, मेरे से पैसे ले जाओ अलग से 1,200 रुपए महीने, उसके अंदर उनकी स्कूल की फीस, ट्यूशन मुसन की फीस जो भी पे करना है वो कर देना। तो 1,200 रुपए एक बच्चे के मिल रहे हैं, तो 2 बच्चों के हो गए सर 2,400 रुपए, 12 महीने के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसा कितना मिला? 28,800। पर हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है सर 100 रुपए काफी है, 100 रुपए काफी है बच्चे को पढ़ाने के लिए महीने के। तो 100 रुपए 12 महीने में और 2 बच्चों के लिए, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिली 2,400 रुपए। बाकी पैसे क्या हो जाएंगे सर? टैक्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए जी, तो यहां पे आके तो हमारा खत्म हो जाता है लेक्चर नंबर 14। अब हम करेंगे सर लेक्चर नंबर 15 हमारा। आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नहीं हमें करना है पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, सेक्शन 10
जितने भी एग्जामेशन है आपकी सारी सेक्शन 10 में है, तो सेक्शन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2। कितने एग्जामेशन है इसके अंदर लिखिए। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, यानी अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है और उसके हॉस्टल के पैसे देने के लिए एम्प्लॉयर बॉस एम्प्लॉय को कुछ पैसे पे करेगा, तो गवर्नमेंट उसमें एग्जेम्पशन दे देगी। ठीक है, यानी हॉस्टल के एक्सपेंसेस के लिए। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एग्जामेशन कितनी दी समझिए, गवर्नमेंट ने यहां भी मजाक करा। गवर्नमेंट ने यहां करा, देखो हॉस्टल में पढ़ा रहे हो, 300 रुपए काफी है पढ़ाने के लिए, 300 रुपए पर मंथ काफी है पढ़ाने के लिए, फॉर 1 चिल्ड्रन। एक बच्चे के लिए अलाउड है 300 रुपए महीना, मैक्सिमम एग्जेम्पशन। और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगा सर, मैक्सिमम एग्जेम्पशन फॉर 2 चिल्ड्रन। यहां पे वैसे चिल्ड्रन नहीं आएगा, यहां पे चाइल्ड आएगा, क्योंकि चाइल्ड होता है सर सिंगुलर। ठीक है, और चिल्ड्रन होता है सर प्लूरल। तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी सर, गवर्नमेंट ने यहां भी मजाक कर रखा है, मजाक बना रखा है, कह रहा है कि बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाना है, कोई नहीं 300 रुपए काफी है, क्या दिक्कत है, 300 रुपए महीने में पढ़ा लो बच्चे को। तो एग्जेम्पशन कितनी दे दी, 300 रुपए पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड, और 2 बच्चों के लिए हो गई 600 रुपए। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूं यहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट कितनी मिल सकती है उसको सर, मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट मिल सकती है उसको 300 रुपए पर मंथ 12 महीने के लिए और 2 बच्चों के लिए। तो कितनी हो जाएगी सर, 12×3 = 36, 36 और 2 7200 रुपए, 7200 रुपए। ठीक है, तो जितना उसको मिलेगा उसमें से 7200 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन याद रखना 2 बच्चों के लिए। अगर एक बच्चा हुआ अगर एक बच्चा हुआ तो एक के लिए एग्जेम्प्ट है, 2 बच्चे हुए तो 2 के लिए एग्जेम्प्ट है, 3 बच्चे हुए तो भी 2 के लिए ही एग्जेम्प्ट है, क्योंकि मैक्सिमम है। क्या है ये, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। पॉइंट नंबर आगे लिखिए पॉइंट नंबर 5, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ब्रैकेट में लिखिए रनिंग ड्यूटी अलाउंस। इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात समझिए जरा, क्या मतलब है इसका। देखिए, ये होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अलाउंस दिया जा रहा है। समझिए मेरी बात, कि ये एक ट्रक है सर, ये कैसा ट्रक है, मान लेते हैं एक ट्रक है, इसको ठीक करता हूं मैं, रुको। ठीक है, अब कुछ ट्रक जैसा लग रहा है, हाँ सर, अब ये ट्रक जैसा लग रहा है। देखिए, ये एक ट्रक है। अब इस ट्रक के अंदर कौन बैठा है सर, इस ट्रक के अंदर बैठे हैं तारा सिंह जी। ठीक है, तारा सिंह जी क्या करते हैं सर, तारा सिंह जी जो हैं वो दिल्ली से सामान हमारा पहुंचाते हैं, कहां पे, तमिलनाडु में। और आपको पता है दिल्ली से तमिलनाडु जो है वो बहुत ही लंबा सफर होता है, बहुत ही लंबा सफर होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए जरा पे, कि सर ये क्या करता है सर, ये तमिलनाडु जाता है, कहां से सर, दिल्ली से माल लेता है अपना, यहां से दिल्ली से माल उठाता है और कहां जाता है, तमिलनाडु जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एक दिन में 24 घंटे में दिल्ली से तमिलनाडु पहुंच जाएगा, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। जब ये जाएगा रास्ते में, तो क्या इसको रास्ते में भूख लगेगी, बिल्कुल। क्या ये रास्ते में खाना खाएगा, क्या ये रास्ते में चाय पिएगा, क्या ये रास्ते में सोएगा, हाँ सर ये सोएगा भी। उसके अलावा भी इसके कुछ खर्चे होते हैं जो पूरे जर्नी में, यानी पूरी जर्नी में इसको कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ेंगे अपने। अब ये सारे खर्चे किससे जुड़े हुए हैं सर, ये सारे खर्चे इसके काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपना ट्रक लेके दिल्ली से लेके तमिलनाडु जा रहा है। दिल्ली से लेके कहां जा रहा है सर, तमिलनाडु जा रहा है, तो बहुत लंबा सफर है। मेरे ख्याल से 3000 2000 भी नहीं, हाँ शायद 3000 किलोमीटर कुछ होते होंगे। तो 3000 किलोमीटर में इसको टाइम बहुत लगेगा। ये थोड़ी देर सोएगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, चीजें करेगा अपनी सारी जो भी है।
तो इसको क्या चाहिए सर, इसको चाहिए पैसा। ये बोलेगा बॉस को अपने कि सर जी देखो मैं आपका ट्रक लेके जा रहा हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए सर, कुछ खर्चा पानी भी तो दे दो वहां तक का। तो वो कह रहा है ठीक है आप पैसा रख लो। लेट सपोज ये इसको पैसे दे देता है, ये इसको पैसे दे देता है पूरे यहां से यहां तक के, लेट सपोज 30,000 रुपए देता है। कितने देता है? 30,000। कितने दे रहा है? 30,000 रुपए। यानी कह रहा है 30,000 रुपए रखो दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक के। ठीक है, चलिए अब जरा समझिए कि गवर्नमेंट ने ये बात समझी, गवर्नमेंट ने समझा कि यार इस बंदे को, जो ड्राइवर है, इसको पैसे मिल रहे हैं, ये पैसा इसकी इनकम होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है तारा सिंह? तारा सिंह कह रहा है कि नहीं सर देखो ये मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि ये पैसा तो मुझे किस लिए मिल रहा है, ये पैसा तो मुझे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है, ये पैसा तो मुझे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसमें एग्जेम्पशन दी। कितनी एग्जेम्पशन दी? उन्होंने 10,000 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन दी, या 70% ऑफ सच अलाउंस। कम ऑन, 10,000 रुपए पर मंथ या 70% ऑफ सच अलाउंस, विच एवर इज लीस्ट, विच एवर इज लोअर। ठीक है, आइए लिखना शुरू करिए। एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर समझोगे। लिखिए, दिस, ये ट्रक बनाना है सर? हाँ बना लेना। दिस अलाउंस is granted to an employee. This allowance is granted to an employee working in a transport system. यानी इसके अलावा, समझिए, इसके अलावा अगर किसी को भी ऐसा कोई अलाउंस मिलता है जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में नहीं है, जैसे लेट सपोज कि एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस ने अपने एक एम्प्लॉय को कहा कि ये फाइल लेके जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, हार्ड कॉपी पहुंचानी है, मुंबई से गाड़ी में बैठो और दिल्ली तक जाओ, और रास्ते के लिए कुछ पैसे रख लो, रास्ते के लिए कुछ पैसे रख लो। तो वो जो उसको पैसे मिलेंगे वो तो टैक्सेबल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउड है? ये अलाउड है हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को, और किसी को नहीं। ठीक है, लिखिए आगे। लाइक, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन किस किस से हो सकता है सर? ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है आपका रोड, कॉमा शिपिंग, यानी आप शिप से भी भेज सकते हो, कॉमा एयरलाइंस और रेलवेज। ठीक है, तो इन सब के, यानी कि रोड के हो गए, शिपिंग के हो गए, एयरलाइंस के हो गए, रेलवे के एम्प्लॉइज जो कि एक सामान दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उनको जो पैसा मिलेगा ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, उनको जो पैसा मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो एग्जेम्प्ट होगा। पूरी तरह नहीं, उसकी भी लिमिट है। लिखिए आगे। इट इज गिवन टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल expenses during his duty while running the transport from one place to another, one place to another। अब एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी इसको? लिखिए, लिखिए 70% ऑफ सच अलाउंस और रुपीज 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ, जो भी इनमें से कम होगा, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल।
तारा सिंह, कॉमा, अ ड्राइवर ऑफ बेस्ट ऑफ लक ट्रांसपोर्ट कंपनी, बेस्ट ऑफ लक ट्रांसपोर्ट कंपनी रिसीव्ड रुपीज 20,000 per month, 20,000 per month as a transport allowance, transport allowance for 4 months। उसको सिर्फ कितने महीने के लिए मिले? 4 महीने के लिए, ठीक है। कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस अंडर ओल्ड एंड न्यू रिजाइम। चाहे ओल्ड रिजाइम हो या न्यू रिजाइम हो, दोनों के अंदर निकाल के बताओ कि कितना टैक्सेबल होगा। चलिए, तो मैं अगर आपसे बात करूं इसके आंसर की, तो सबसे पहले मैं न्यू रिजाइम की बात करूं, अंडर न्यू रिजाइम। तो न्यू रिजाइम में तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने आपको बताया न्यू रिजाइम में क्या है सर, न्यू रिजाइम में सारे के सारे टैक्सेबल हैं, 3-4 को छोड़ के सारे टैक्सेबल हैं। तो आंख बंद करके क्या करोगे, आप कहोगे 100% टैक्सेबल, जितना उसको मिला है सारा का सारा टैक्सेबल होगा। तो हम कहेंगे दैट इज, ये जो होगी टैक्सेबल अमाउंट, जितना पैसा उसको मिला, मुझे बताओ कितना पैसा मिला उसको, सर उसको मिले 20,000 रुपए महीने के इंटू 4 मंथ, तो कितने रुपए हो गए सर, 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए पूरे के पूरे टैक्स हो जाएंगे, किसके टैक्स हो जाएंगे सर, ये तारा सिंह को टैक्स हो जाएंगे। हम 80,000 रुपए का टैक्स लगा देंगे किसके, या 80,000 का टैक्स नहीं, 80,000 रुपए की इनकम मान लेंगे किसकी, तारा सिंह जी की, और इस 80,000 पे फिर टैक्स वसूल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अंडर, ये हो गया सर पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, अंडर ओल्ड रिजाइम, अगर पुराना रिजाइम हुआ तो कितना एग्जेम्प्ट है, लिखिए मेरे साथ साथ, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। कितने महीने हो गए सर, टोटल महीने हो गए 4, तो कितने हो गए सर, ये हो गया ₹40,000। और 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 क्या था, 70% ऑफ अलाउंस। मुझे बताइए इसको अलाउंस मिला कितना, सर इसको अलाउंस मिला था कितना सर, 20,000 रुपए महीना। टोटल कितने हो गए थे सर, 80,000 रुपए। तो 80,000 का 70% कितना हो गया, मुझे बताइए सर, 80,000 का हो गया 70%, ये हो गया सर आपका 56,000। तो एक तो ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई। जो भी इसमें से क्या होगा सर, लोअर, ठीक है। तो जो भी इसमें से लोअर होगा, तो इसमें से लोअर कितनी हुई, लोअर वैल्यू, सर लोअर वैल्यू हो गई हमारी 40,000 रुपए। तो मुझे बताइए टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू, सर इसको मिला कितना, सर इसको मिला 80,000 रुपए। एग्जेम्प्ट कितना हुआ सर, एग्जेम्प्ट हुआ 40,000 रुपए। तो बाकी जो 40,000 रुपए ये क्या हो जाएगा सर, इसकी इनकम बना देंगे, और इस इनकम पे क्या लगाएंगे सर, टैक्स लगाएंगे, यानी टैक्सेबल इनकम हो गई। क्या हो गया सर, ये टैक्सेबल इनकम हो गई। बात क्लियर है, लिख लो इसको, और इंपॉर्टेंट है याद रखना। और सिर्फ किसके लिए है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय वाले के लिए है, ठीक है। लिखेंगे नोट, दिस अलाउंस will be
100% टैक्सेबल। ये अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा कब? अंडर ओल्ड रिजाइम, यानी कि न्यू रिजाइम में तो पूरा टैक्सेबल है, लेकिन ओल्ड रिजाइम में भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा कब? इफ एम्प्लॉय इज रिसीविंग, अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लिखिए, इफ एम्प्लॉय इज रिसीविंग डेली अलाउंस, डेली अलाउंस, यानी अगर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल रहा है और डेली अलाउंस भी मिल रहा है, डेली अलाउंस मतलब दिन भर के खर्चों के लिए, तो भैया ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी तो दिन भर के खर्चों के लिए दे रहे हो और डेली अलाउंस भी दे रहे हो, तो फिर हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे आपको, फिर हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। क्लियर है? चलिए आइए जरा मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कह रहा है कि सेक्शन 1014 रूल है 2BB, याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस अलाउंस इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि रेलवे, एयरलाइन, रोड ट्रांसपोर्ट या शिपिंग एक्सेट्रा। ये किस लिए है सर? अपने पर्सनल एक्सपेंस पूरे करने के लिए है ड्यूरिंग द ड्यूटी, जब वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। कंडीशन यह है कि उसको डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। क्या है? डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। एग्जेम्पशन अमाउंट कितनी है सर? 70% ऑफ सच वैल्यू या 10,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। जैसे मैंने यहां पे दे रखा है कि ये जो है पर्सन, क्या नाम है इसका? नोबिता। नोबिता को क्या मिल रहा है सर? 12,000 रुपए महीने के क्या मिल रहा है उसको? अलाउंसेस मिल रहे हैं। किस नाम से? ट्रांसपोर्ट अलाउंस से। और ये ट्रांसपोर्ट लेके निकलता है, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, गाड़ी लेके निकल रहा है, तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा सर? 70% ऑफ द अमाउंट या 10,000 रुपए पर मंथ, विच एवर इज लोअर। तो 70% कितना हो गया सर इसका? 8,400 रुपए पर मंथ या 10,000 रुपए पर मंथ, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना हुआ सर? 8,400। तो अगर उसको 12,000 मिल रहे हैं तो 12,000 में से 8,400 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 12,000 में से 8,400 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे। तो टैक्सेबल कितने हो जाएंगे सर? 12,000 माइनस 70%, तो टैक्सेबल हो जाएंगे सर ये 8,600 नहीं, 3,600। कितना टैक्सेबल हो जाएगा सर? 3,600 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं कि भाई ड्राइवर हुआ, पायलट हुआ, ट्रेन स्टाफ कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह से, तो भाई उसकी ड्यूटी के लिए दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन है एम्प्लॉय वर्किंग होना चाहिए ट्रांसपोर्ट कंपनी या सिस्टम के अंदर, ठीक है। मस्ट इन्वॉल्व रनिंग द ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हो। ऐसा नहीं है कि भाई ड्राइवर की जगह मैंने किसी और को पैसे दे दिया, उसको दे दिया मैंने, अकाउंटेंट को पैसे दे दिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो भैया वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं है सामान को एक जगह से या आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। उसको क्या नहीं मिलना चाहिए? डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजाइम में है, न्यू रिजाइम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सर कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। ये इसी में से पढ़ लो, बहुत सिंपल है, इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं आपका। क्या होता है समझिए जरा। जैसे कि डिफेंस पर्सनल होते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे हमारे डिफेंस के जो लोग हैं वो सियाचिन ग्लेशियर में भी जाके रहते हैं। आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर ऐसी जगह है जहां पे एक पौधा भी उग नहीं पाता, एक छोटा सा पौधा उगना भी बहुत मुश्किल है, इतनी ज्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड के अंदर हमारे जो जवान हैं वो वहां पे जाके ड्यूटी देते हैं। तो सर वो एरिया ऐसा है जहां पे जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। उनके लिए दिन भर का जो बहुत ही एक नॉर्मल काम होता है वो भी बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एक सिंपल कहूं कि भाई हम नहाने की बात करते हैं, डेली हम नहाते हैं या 2 दिन 3 दिन में जो भी नहाते हैं, कुछ लोग महीनों में भी नहाते हैं, तो नहाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, खाना बनाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, टॉयलेट जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ सच्ची बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। तो क्या होता है समझिए कि भाई ऐसी जगह पे जब लोग रहते हैं, जैसे ये तो ठंड हो गया, गर्मी वाला एरिया हो गया, बारिश वाला एरिया हो गया, या ऐसा एरिया हो गया जहां पे मतलब ज्योग्राफिकली या फिर आप कह सकते हो कि बना ही ऐसे है कि रहना बहुत मुश्किल है, तो वो होते हैं सर स्पेसिफाइड फील्ड एरियाज या स्पेसिफाइड स्टेट्स हो गए। स्टेट हो गए जैसे जहां पे माओवादी एरिया हो गया या आतंकवादी गतिविधियां जहां होती है वो एरिया, या डिफिकल्ट डिस्टर्ब या रिमोट लोकेशन, जंगल वंगल में डाल दिया कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे एग्जेम्पशन दी जाती है। एग्जेम्पशन कितनी दी जाती है सर? एग्जेम्पशन दी जाती है 1,000 रुपए पर मंथ। किस चीज में एग्जेम्पशन दी जाती है सर? जो हमारा आर्मी पर्सन वहां पे रह रहा है ना, उसको हम सैलरी तो दे ही रहे हैं, और सैलरी के अलावा भी उसको हम अलाउंस देंगे। हम कहेंगे देखिए आप सियाचिन ग्लेशियर में रहते हो, डेली जान का खतरा है आपको, तो आपकी जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो तो मिलेगी, इतनी मुश्किल जगह पे रहने के लिए अलग से पैसे और ले लो।
तो जितने उसको पैसे मिलेंगे उसमें से कितना एग्जेम्पशन हो जाएगा सर, 1,000 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या एक काम करो, चलो लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा ये? पॉइंट नंबर हो जाएगा हमारा ये 6। अच्छा, याद रखना न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं है। ठीक है, ये कौन सा अलाउंस है हमारा? मोडिफाइड एरिया अलाउंस। ठीक है, सिटी मोडिफाइड एरिया अलाउंस। ठीक है, इसमें लिख लिए एग्जाम्पल डिफेंस पर्सोनल स्टेइंग इन सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो इसमें एग्जेम्पशन कितनी है सर? एग्जेम्पशन है 1,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, चलिए उसके अलावा आइए जरा, उसके अलावा एक और स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु आर ऑपरेटिंग इन काउंटर इंसर्जेंसी। देखिए ये वाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है एमसीक्यू में। क्या होता है सर कि कुछ हमारे आर्म्स फोर्सेस होते हैं जिनको हमने ऐसी जगह पे लोकेट करते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, जैसे माओवादी और ये आतंकवादी इलाका हो गया, कश्मीर हो गया, या फिर बॉर्डर के आसपास के इलाके हो गए, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। कि जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वहां पे उनको हम कुछ स्पेशल अलाउंस भी देते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग इन काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज, जैसे कि माओवादी हो गया या जो रेजिस्टेंस ग्रुप हो गए, पोस्टेड अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन, उनकी परमानेंट लोकेशन से बहुत दूर डाल दिया उनको, डिस्टर्ब एरिया में डाल दिया उनको, तो वहां पे एग्जेम्पशन दी जाती है उनको 3,900 रुपए पर मंथ की। कितनी एग्जेम्पशन दी जाती है? 3,900 रुपए पर मंथ की। ठीक है, चलिए जी, तो अगला कौन सा है सर हमारा? नेक्स्ट ये लिखिए, लिखिए मतलब पढ़िए। दिस अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय हु वर्क अंडरग्राउंड माइन। आपको पता है कि माइंस हो गई, अनकंजीनियल अननेचुरल क्लाइमेट में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस पे एक मूवी भी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले जिसमें अक्षय कुमार था और सरदार जी कोई हैं, उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला था माइनिंग के वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए जो आज तक यूज करा जाता है, और वो बहुत पहले की पिक्चर थी, मैं नाम भूल गया, किसी को याद हो तो कमेंट करके बताना। तो जैसे कि कोल माइन हो गई, डायमंड माइन हो गई, यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं फंस जाते हैं। जो माइंस होती हैं वो अनस्टेबल होती है, नीचे गिर जाती हैं, लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे काम करने के लिए, और वैसे भी यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ऑक्सीजन नहीं होती, और ऊपर से ऐसी माइंस में जब काम करते हैं ना, तो ऐसी जगहों पे काम करते हैं तो उनके जो फेफड़े हैं वो भी जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि वहां पोल्यूशन बहुत होता है। तो वहां पे एग्जेम्पशन दे रखी है कितनी? 800 रुपए पर मंथ। 800 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो इसको खाली बुक में से ही पढ़ लेना। एक और है सर आइसलैंड अलाउंस। आइसलैंड अलाउंस मतलब किसी को अगर आइलैंड के अंदर, आइसलैंड नहीं होता, आइलैंड होता है, इसमें एस साइलेंट होता है, किसी को अगर कहीं पे आइलैंड पे भेजा हुआ है, तो आइलैंड कौन से सर? आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो हमारे, और लक्षद्वीप ये हमारे इंडिया का पार्ट है, दादरा एंड नागर हवेली हमारा इंडिया का पार्ट है, ये आइलैंड है। यहां पे किसी को भेजा है। अब आइलैंड में क्या है सर? देखिए जैसे कि ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे आइलैंड हो गए। अब ये आइलैंड इससे बहुत ज्यादा कटे हुए हैं। कटे हुए मतलब जैसे यहाँ पे पीने के पानी की दिक्कत होती है, यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो बहुत ज्यादा दूर पड़ता है ये मेन एरिया हमारे इंडिया से। जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स पे रहते हैं, तो यहाँ रहना बहुत ज्यादा क्या होता है सर? डिफिकल्ट होता है। कम ऑन, क्या होता है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे, अगर कोई एम्प्लॉय वहां पे रह रहा है और एम्प्लॉयर उसको पैसे दे रहा है, अगर एम्प्लॉय वहां रह रहा है और एम्प्लॉय उसको पैसे दे रहा है, तो वो 3,250 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकता है। यानी उस अलाउंस में से कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 3,250 रुपए पर मंथ, और उससे ऊपर जो होगा वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? टैक्सेबल इनकम। बात क्लियर है? तो सर यहां पे जाके हमारे वो अलाउंसेस खत्म हो जाते हैं, वो अलाउंसेस खत्म हो जाते हैं जो कि पार्टली वाले थे, और वो पार्टली क्या थे सर? पार्टली एग्जेम्प्ट थे। कहां पार्टली एग्जेम्प्ट थे? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजाइम में। लेकिन न्यू रिजाइम में क्या है? पूरी तरह टैक्सेबल होते थे।
उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है सर अलाउंसेस विच आर पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ रिजाइम। यानी कुछ ऐसे अलाउंस है, ज्यादा नहीं है, कुछ ऐसे अलाउंस है हमारे जो कि पार्टली एग्जेम्प्ट है दोनों ही रिजाइम के अंदर। तो बस ये ध्यान रखना है, ओल्ड और न्यू दोनों में इसमें से कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कमेंट करके बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको बुक बना के दूं और अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझाऊं। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और फिर इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको सारी चीजें बहुत इजीली क्लियर होगी। अभी हो सकता है आपको ऐसा लगे ये भी पढ़ना है यार, इसमें क्या है उसमें क्या है। तो जैसे जैसे आप इस चैप्टर के लास्ट तक आओगे, मुझे थोड़ा टाइम दो, इस चैप्टर के लास्ट तक आओगे तब आपको ये सारी बातें कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो इसके साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए और बस ऐसे ही अपनी लाइफ को अच्छे से बिताइए। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, बाय।